डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में 3 स्टेप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवर, कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट एंड एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन के बारे में। आज हम पीछे के बचे हुए 2 स्टेप्स यानी एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन या इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 4th स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ ओवम या अंडाणु का सक्रियण। तो अंडाणु का सक्रियण जो है इसमें कई सारी क्रियाएं होती है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है कलर चेंज। जैसे ही शुक्राणु की एक्रोसोमल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आकर के ये दोनों मेम्ब्रेन्स फ्यूज हो जाती है तो एग साइटोप्लाज्म में कई प्रकार के चेंजेज होते हैं जिनको सामूहिक रूप से एक्टिवेशन ऑफ एग कहते हैं। इसमें कलर चेंज में एग की सरफेस जो है वो येलो से वाइट कलर की हो जाती है क्योंकि शुक्राणु के संपर्क में आने के पश्चात वसा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो जाता है, यानी कि वसा का एक समान वितरण हो जाता है। और रंग परिवर्तन की घटना शुक्राणु के संपर्क स्थल से शुरू होती है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन यानी निषेचन शंकु का निर्माण। एक्रोसोम के तंतु जैसे ही एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आते हैं, एग का साइटोप्लाज्म स्पर्म कॉन्टैक्ट साइट की ओर एक कोन शेप्ड रचना बनाता है जिसको फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बन रही है जिसको फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। इसका आकार शंकु के समान यानी कोन शेप्ड होता है और यह कोन जो है शुक्राणु को पार्शियली या कंप्लीटली एनगल्फ कर लेता है या निगल लेता है। इसका न्यूक्लियस, पेरी एक्रोसोमल मटेरियल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो एग साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा है इसमें अर्ली चेंजेज आफ्टर स्पर्म फ्यूजन। तो फर्स्ट था कलर चेंज, एक्टिवेशन ऑफ एग में पहला था कलर चेंज यानी रंग परिवर्तन, दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन यानी निषेचन शंकु का निर्माण, तीसरा है शुक्राणु संलयन के पश्चात होने वाले प्रारंभिक परिवर्तन। और ये परिवर्तन जो है शुक्राणु के फ्यूजन के पश्चात 3 सेकंड के अंदर अंदर होते हैं, जिसमें कि एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज या विध्रुवित हो जाती है क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट से 10 मिलीवोल्ट हो जाता है। और यह डीपोलराइजेशन जो है, विध्रुवीकरण जो है, सोडियम आयन के अंदर की तरफ प्रवेश के कारण होता है। और डीपोलराइजेशन की घटना जो है वो नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के समान होती है या तंत्रिकीय उद्दीपन के समान होती है। इसके बाद में एग कॉर्टेक्स में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन या सांद्रता बढ़ जाती है। ये कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा मुक्त किए जाते हैं और इन कैल्शियम आयन के कारण कॉर्टिकल रिएक्शन संपन्न होती है यानी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पड़ती है जो कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। एग के भीतर पीएच का मान 0.3 से 0.4 इकाई तक बढ़ जाता है क्योंकि सोडियम आयन के अंदर प्रवेश के साथ ही हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फर्टिलाइजेशन एसिड बन जाता है क्योंकि बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है। इसके अलावा कैल्शियम आयन प्रोटीन के अरेंजमेंट को भी कंट्रोल करते हैं जिससे कि
मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी सोडियम एंड पोटेशियम आयंस और दूसरे आयंस के लिए बढ़ जाती हैं। अंत में कैल्शियम आयन साइक्लिक एएमपी के साथ में, चक्रीय एएमपी के साथ में कपल्ड हो जाता है या युग्मित हो जाता है, जो अनेक प्रकार के एंजाइम्स को उत्प्रेरित करता है और अंडे के आगे के परिवर्धन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा है कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। कॉर्टिकल क्रिया जो है उसमें शुक्राणु के संपर्क स्थल से यह क्रिया शुरू होती है, जो कि चारों तरफ एक तरंग के रूप में संचरित होती है और शुक्राणु के संपर्क स्थल यानी कॉन्टैक्ट साइट पर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फट जाती है और इनसे एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मिक्सचर रिलीज होता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की मेम्ब्रेन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में मिल जाती है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का एक एंजाइम एक की पृष्ठ सतह पर उपस्थित, उसकी बाहरी सतह पर उपस्थित शुक्राणुग्राही ग्लाइकोप्रोटीन को रूपांतरित कर देता है ताकि दूसरे शुक्राणु अंदर प्रवेश न कर सके। इसका ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन झिल्ली के बीच में उपस्थित बॉन्ड को तोड़ देता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ देता है, जिससे कि विटेलाइन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्री हो जाती है या अलग हो जाती है और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के कारण वाटर जो है उसका ऑस्मोसिस होता है या परासरण होता है, जिसके फलस्वरूप विटेलाइन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस बन जाता है जिसे पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। तो इनके बीच का जब बॉन्ड टूट जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन का, यहाँ पर पानी भर जाता है, इसके कारण इन दोनों झिल्लियों के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस बन जाता है और इस स्पेस को पेरीविटेलाइन अवकाश कहते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का यानी कॉर्टिकल कणिका का एक अन्य एंजाइम पर ऑक्सीडेज ए विटेलाइन मेम्ब्रेन में प्रोटीन के टायरोसिन सिरों पर क्रॉस बॉन्ड बनाते हैं। जैसा कि यहाँ लास्ट में जाते हुए आप देखिए, टायरोसिन के साथ में पर ऑक्सीडेज ए जो है वो क्रॉस बॉन्ड बनाता है, जिससे विटेलाइन मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है और अब इसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या निषेचन झिल्ली कहते हैं। अंत में पेरीविटेलाइन स्पेस में एक अन्य आइलाइन लेयर निर्मित हो जाती है और यह परत पॉलीस्पर्मी को रोकती है और ब्लास्टोमियर्स को आपस में बांधे रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन यानी कि उपापचयी सक्रियण। तो एक्टिवेशन अवम में 4 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 4 पदों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। कलर चेंज, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, अर्ली चेंजेज आफ्टर स्पर्म फ्यूजन, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बारे में, और 5वां स्टेप इसमें है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। तो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन कोन, आयनिक चेंजेज और मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन की घटना के अलावा इस एक साइटोप्लाज्म में कई सारे मेटाबॉलिक चेंजेज होते हैं, जिसमें इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन यानी कि ऑक्सीजन उपभोग में वृद्धि, फर्टिलाइज्ड एग में ऑक्सीजन कंजप्शन की रेट बढ़ जाती है जैसे कि सी अर्चिन में होता है, या कम हो जाती है जैसा कि कीटोप्टेरस में होता है, या स्थिर बनी हुई रहती है। ऑक्सीजन उपभोग की दर अंडे के निषेचन के समय अवस्था के साथ में संबंधित होती है। सेकंड है ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स यानी पॉलीसैकेराइड का विखंडन। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद में पॉलीसैकेराइड्स के विखंडन की दर बढ़ जाती है, जो कि उपापचयी क्रियाओं को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के
बढ़ोतरी को या इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को दर्शाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। निषेचित अंडे में फर्टिलाइज्ड एग में प्रोटीन सिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है क्योंकि mRNA सक्रिय होकर के एक्टिव होकर के प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू कर देता है। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी चेंजेज, पारगम्यता परिवर्तन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी वाटर, फॉस्फेट, पोटेशियम, इथाइलिन, ग्लाइकोल आदि के लिए बढ़ जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है जो कि 3,5 साइक्लिक AMP का निर्माण करता है। नेक्स्ट है आयोनिक चेंजेज। अंडे के अंदर विशेष रूप से सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम की सांद्रता या कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कोएंजाइम चेंजेज या कोएंजाइम परिवर्तन। निषेचन के समय कोएंजाइम NAD यानी निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन इसमें हो जाता है या फॉस्फोरिलीकृत हो जाता है तथा NADP व NADPH में परिवर्तित हो जाता है और यह परिवर्तन जो है NAD काइनेज के द्वारा होता है और यह ऑक्सीजन उपभोग तथा श्वसन दर को बढ़ा देता है जिससे कि अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है एक्सोज फॉस्फेट। फर्टिलाइजेशन के बाद में एक्सोज फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। लास्ट वह है इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस या सूत्री विभाजन का आरंभ। निषेचन के बाद में माइटोसिस प्रारंभ होता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर माइटोसिस जो है वो मेटाफेज सेकंड में सेकंड टाइम जो है कोशिका विभाजन अवरुद्ध होता है अंडाणु में जो कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले उसमें कंप्लीट होता है। तो यह जो है मियोसिस सेकंड जो है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में DNA सिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है और शुक्राणु के द्वारा निषेचन के समय प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रविष्ट होता है जो कि माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है और उसके द्वारा इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस या समसूत्री विभाजन का प्रारंभ होता है। अब है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में लास्टवा पॉइंट फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन का लास्टवा स्टेप है। शुक्राणु के संपर्क, भेदन तथा अंडे के सक्रियण के पश्चात यानी एग एक्टिवेशन के बाद में जो स्पर्म के अवयव एक साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं। इसमें मैंने अभी आपको बताया था, इसमें स्पर्म का न्यूक्लियस, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो एक साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं। स्पर्म की टेल बाहर ही रह जाती हैं और स्पर्म के प्रवेश के समय इसका केंद्रक आगे की तरफ होता है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या तारककाय जो है वो पीछे की तरफ होता है। अधिकांश प्रजातियों में स्पर्म 180 से रोटेट होता है यानी 180 डिग्री से घूर्णित होता है जिससे कि मध्य खंड यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो आगे की तरफ और न्यूक्लियस पीछे की तरफ हो जाता है। स्पर्म एनिमल पोल के द्वारा या जंतु गोलार्ध के द्वारा प्रवेश करता है और इसका प्रवेश जो है पेनिट्रेशन पथ या भेदन पथ कहलाता है। इसके बाद में एग के न्यूक्लियस से मिलने के लिए यह अपनी दिशा को परिवर्तित करता है और इस पथ को कपलेशन पथ या संयुग्मन पथ कहते हैं। जाइगोट न्यूक्लियस यानी कि आपस में मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मिलने के बाद में जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं, युग्मनज केंद्रक बनाते हैं, अंत में निश्चित दिशा की तरफ विस्थापित हो जाता है जिसको क्लीवेज पथ या विदलन पथ कहते हैं। यहाँ पर तीनों ही पथ डायग्राम में दिखाए गए हैं। पेनिट्रेशन पथ जहाँ से अंडाणु शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है,
और कपलेशन पथ, जहाँ पर कि मेल प्रोन्यूक्लियाई फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की तरफ गति करता है, और जाइगोट न्यूक्लियस बनने के बाद में यह एक निश्चित दिशा की तरफ गति करता है, और इस मार्ग को क्लीवेज पथ कहते हैं। मध्य खंड के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनके द्वारा आप जानते हैं कि स्पर्म को गति के लिए ऊर्जा प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक यू वेरी मच।